नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी के सुविख्यात कवि चंद्रकांत देवताले की प्रसिद्ध कविता औरत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति, मनसा वाचा कर्मणा का प्रतिरूप, सृष्टि का उद्गम स्रोत एवं जीवन रूपी दीपाद चक्रवाहिनी का एक सुदृढ़ पहिया है। संपूर्ण भारतीय समाज यत्र नयुस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा से स्पंदित, ममता, करुणा, त्याग, प्रेम एवं समर्पण की अधिष्ठात्री नारी की भूमिका सदा ही अविस्मरणीय रही है। नारी की बहुमुखी योग्यता के बावजूद हमारे पुरुषवादी समाज के मिथ्याभिमान ने उसे उचित सम्मान नहीं दिया, प्रत्युत हमेशा ही दोयम दर्जे का व्यवहार कर उसे भोग्या मानकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया। वस्तुतः वैश्विक मानव उद्भव का आधार प्रकृति व पुरुष का संयोग रहा है। भारतीय मनीषियों की अभिकल्पना में जो नारी प्रकृति की संपूर्ण व्यापकता में पाई जाती है, उसी को विश्व सभ्यता में सीमांत पर धकेल कर विकास की मंजिल को पाना कठिन ही नहीं असंभव बना दिया गया है। विश्व समाज का अर्धांश यदि उपेक्षित रहेगा तो उस समाज की प्रगति हमेशा ही अवरुद्ध बनी रहेगी। इसी कारण समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले की कविताओं में भी भारतीय स्त्री की दयनीय स्थिति का विविध रूपों में मार्मिक चित्रण हुआ है। वस्तुतः स्त्री संवेदना के जो बहुरूपी मार्मिक चित्र देवताले ने अपनी कविताओं में खींचे हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। औरत की करुणा, कोमलता और स्नेह आदमी की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर यह नहीं हो तो यह सृष्टि वैसी नहीं रहेगी जैसी है। औरत की तुलना में आदमी में वह आंतरिक उदात्तता नहीं है जो शेष संसार को जीवन रस से अपलावित कर दे, उसमें एक सरसता का संचरण कर दे। इसलिए आशीष त्रिपाठी द्वारा संपादित मेरे साक्षात पुस्तक में वे प्रमुखता से कहते हैं, मैं उस इलाके में सांस तक नहीं ले सकता जहाँ स्त्री की गंध वर्जित है। वस्तुतः इसीलिए उनकी कविता में संपूर्ण औरत जाति का संघर्ष एवं पीड़ा मूर्तिमान हो उठी है। इस दृष्टि से उनकी औरत कविता अति विशिष्ट है। चलिए सबसे पहले एक बार संपूर्ण कविता का वाचन कर लिया जाए। औरत कविता, कवि चंद्रकांत देवताले। वह औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पछीट रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है। वह औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित घुप गुफा में कितना आटा गूँथ रही है मनोसेर आटा। असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को फटक रही है। एक औरत वक्त की नदी में दोपहर के पत्थर से शताब्दियां हो गईं एड़ी घिस रही है। एक औरत अनंत पृथ्वी को अपने स्तनों में समेटे दूध के झरने बहा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। एक औरत अंधेरे में खर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसर जागती शताब्दियों से सोई है। एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पाँव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। प्रस्तुत औरत कविता में कवि ने अस्मिता खोजती स्त्री की अंतर्व्यथा को व्यापक फलक पर उकेरा है। कवि सदियों से चले आ रहे स्त्री के संघर्ष को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए कहते हैं, एक औरत आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पछीट रही है। यानी कि शताब्दियों से स्त्री की एक ही स्थिति में जीवन जीने की नियति बनी हुई है। वह आकाश और पृथ्वी के बीच कपड़े पछीट रही है शताब्दियों से धूप के तार पर सुखा रही है और धूप के तार में उन्हें सुखा रही है। वह औरत आकाश और धूप और हवा से वंचित घुप गुफा में कितना आटा गूँथ रही है।
वह आकाश धूप हवा से वंचित गुप्त गुफा यानी घर की चार दीवारी के भीतर आटा गूँथ रही है। मनोसेर आटा असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। वो मनोसेर आटा गूँथ रही है और असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत दिशाओं के सूप में खेतों को फटक रही है। वह औरत दिशाओं के सूप में खेतों को फटक रही है। एक औरत वक्त की नदी में दोपहर के पत्थर से शताब्दियां हो गई एड़ी घिस रही है। वह समय की नदी में दोपहर रूपी पत्थर से सदियों से अपनी एड़ियां घिस रही है। वह औरत इस अनंत पृथ्वी को समेटे हुए एक औरत अनंत पृथ्वी को अपने स्तनों में समेटे दूध के झरने बहा रही है। अनंत पृथ्वी को समेटे हुए एक माँ की भूमिका का निर्वाह करते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करती हुई दूध के झरने बहा रही है। एक औरत अपने सिर पर घास का गट्ठर रखे कब से धरती को नापती ही जा रही है। वह अपने सिर पर बोझशील घास का गट्ठर रखकर धरती को नाप रही है। एक औरत अंधेरे में खर्राटे भरते हुए आदमी के पास निर्वसर जागती शताब्दियों से सोई है। वह औरत गहन अंधेरी रातों में खर्राटे भरते हुए पुरुष के समीप जागती हुई सदियों से सोई हुई है, अर्थात उसने कमोवेश अपनी जीवन नियति को पुरुष के समीप उसके संरक्षण के अधीन स्वीकार करके चुपचाप लेटी है। लेकिन इतना कर्मनिष्ठ होने के बावजूद भी उसे उसका असली प्रत्यय नहीं मिल रहा है और वह अपनी पहचान पाने के लिए प्रयत्नशील है। एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है। उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं। उसके पाँव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। उस औरत का धड़ भीड़ में खोया हुआ है और उसके हाथ अपने चेहरे को खोज रहे हैं। वह ना जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रही है। वस्तुतः वह अपनी स्वतंत्र सत्ता को भूलकर तरह तरह के कामों में लगी रहती है। कर्म योग का इससे जीवंत उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। अपनी पहचान को पाने की जद्दोजहद पता नहीं कितने वर्षों व शताब्दियों से करती आ रही है। अपने सर्वस्व हरण के बावजूद भी वह करुणा से ओतप्रोत है। वस्तुतः यह कविता उन्होंने अपनी पत्नी कमला देवताले के निधन के पश्चात उनकी स्मृतियों को समर्पित करते हुए की थी और उनकी इस कविता में उनका समस्त अपना जीवन अनुभव घनीभूत उठा है। यह कविता भारतीय स्त्री का बिंब प्रकट करने के साथ ही विश्व की संपूर्ण स्त्रियों के परिवेश को ध्वनित करती है और उनके सुख दुख को काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त करती है। संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अपनी संपादित पुस्तक 8वें दशक की हिंदी कविता में लिखा है कि औरत पर लिखी हुई उनकी कविता में कोई इकहरा अर्थ संप्रेषण नहीं, बल्कि अनुभव की एक आंतरिक लय है, जिसमें घुलकर दृश्य एक स्थूल तार्किकता से परे जाकर अनुभव के एक मिथक में बदल जाते हैं। वही पूरी प्रक्रिया इस औपचारिकता से भरी हुई मध्यवर्गीय संस्कारों की दुनिया का अतिक्रमण कर औरत के हालात के बारे में एक बुनियादी करुणा भाव को हमारे भीतर जगाती है। एक ऐसी करुणा जो शायद समाज में मर रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता सदियों से चले आ रहे स्त्री के संघर्ष एवं पहचान की जद्दोजहद को व्यापक रूप से अभिव्यक्त करती है। प्रकृति उपादानों का इस कविता में बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा सहज एवं सरल है तथा व्यापक बिंबों के माध्यम से स्त्री संघर्ष को कविता के उदात्त स्वरूप में परिवर्तित किया गया है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।